सरकार बैंकों में पड़ी 50,000 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि कौन सी है कि मान लीजिए नॉमिनी नहीं बनाया, आपके खाते में पैसा पड़ा था, आप नहीं रहे तो आपका वो पैसा किसी को नहीं मिला, तो वो हो गई अनक्लेम्ड राशि या बिना दावे वाली राशि। ऐसी बैंकों में कितनी राशि पड़ी है? 50,000 करोड़ रुपए वाली राशि उनसे संबंधित लोगों को वापस करना चाह रही है। इस दिशा में अब सरकार ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे सभी डिपॉजिट अकाउंट और डिपॉजिट लॉकर में नॉमिनी जरूर दर्ज कराएं। ठीक है, जो पहले हो गया, आगे से ऐसा ना करें। ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर बैंक खातों में नॉमिनी नहीं है तो लोगों को बुलाइए, नॉमिनी दर्ज कराइए। सरकार ने इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक को भी लिखा है। इस संबंध में सार्वजनिक बैंकों से अलग पर चर्चा भी की जाएगी। क्या असर होगा बैंकों पे सर इसका? बैंकों के लिए एक नई जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई। जो अनक्लेम्ड राशि पड़ी हुई थी, जिस पर चर्चा लगातार हो रही और उसकी वसूली नहीं हो पा रही, लोगों को पता ही नहीं कि उनके खाते में जो राशि पड़ी उसका वारिस कौन है। और इसमें जो सबसे बड़ा पेंच है वो ग्राहकों के स्तर पर भी, उपभोक्ताओं के स्तर पर भी है, क्योंकि नॉमिनी बनाने को लेकर भारत के आमतौर पर बैंक, ग्राहक या बीमा उपभोक्ता उतने सतर्क या जागरूक नहीं होते। वो ये नहीं देखते कि उन्हें समय पर नॉमिनी नॉमिनेट करना चाहिए, उनके डेटा अपडेट करने चाहिए, और इसका एक बड़ा उसके कारण एक बड़ा हिस्सा अनक्लेम्ड के तौर पर पड़ा रहता है। आरबीआई जो करने जा रहा है उससे बैंकों की चुनौती भी बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा। पर रिजर्व बैंक को ऐसा लग रहा है कि अब बैंकों की सीधे जिम्मेदारी है कि वो ये तय करें कि हर खाते में नॉमिनी जोड़ा जाए। आमतौर पर नॉमिनी ना होने पर भी बैंक खाते में संचालन शुरू कर देते हैं। एक बार ये प्रक्रिया अगर स्थापित हो गई तो फिर बाकी अन्य सारे वित्तीय ट्रांजेक्शंस में, फिर चाहे वो बीमा हो या वो म्यूचुअल फंड्स हो, वहाँ भी नॉमिनीज को या अपने व्यक्ति को नामित करना अनिवार्य हो जाएगा। अब बैंक आने वाले समय में अपने ग्राहकों से ये शर्त रखेंगे कि उनको नॉमिनी अपॉइंट करना ज़रूरी है। तो अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके पास आने वाले समय में बैंक से सूचना आए, फ़ोन आए, जानकारी आए, तो ज़रूर जाइए और नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करके सही व्यक्ति को, उपयुक्त पात्र को नॉमिनी बनाइए। नहीं तो बाद में इस पैसे के भुगतान में आपके लिए दिक्कत आ सकती है। जो पुराने खाते हैं, जहां पुराने नॉमिनी हैं, उनको अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सर, इसके अलावा आरबीआई पैनल ने बैंकों को सुझाव भी दिए ग्राहकों के लिए सेवाएं आसान करने के लिए। उनमें क्या क्या खास है? दूसरा जो महत्वपूर्ण काम आरबीआई ने किया है वो बैंकों के लिए ग्राहक सुविधा को बदलने को लेकर किया, और ये बदलाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बदलाव हो रहा है बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। भारत के सीनियर सिटीजन्स बैंकों की सेवाओं से आमतौर पर बेहद आजिज रहते हैं। भारत में एक बड़ी संख्या बुजुर्गों की है, जिसमें 8-9% ऐसे बुजुर्ग जो व्हील चेयर पर हैं, और ये बड़ी आबादी बैंकों के ब्रांच में जाकर अपना काम कराने में बेहद समस्या महसूस करती है। बहुत जगह छोटे शहरों में बैंक्स दूसरी और तीसरी मंजिल पर हैं, सीढ़ियां चढ़ने में बुजुर्गों को दिक्कत होती है। रिजर्व बैंक ने अब जो नया आदेश दिया है उसमें बैंकों के केवाईसी, उनके पेंशन से जुड़े डॉक्यूमेंट, उनके बाकी डॉक्यूमेंट्स, इन सब करने के लिए बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा। यानी रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंकों को ये सारे काम ऑनलाइन करने होंगे। तो आपके बुजुर्ग माता पिता या परिवारजनों के लिए अब बैंक आपको ये बाध्य नहीं कर सकता कि वो किसी भी हालत में हो उनको बैंक लेकर आइए, तभी ये काम आगे होगा। अब बैंक इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी आसानी से लागू करेंगे, इससे बुजुर्गों को इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा भी रिजर्व बैंक ने बैंकों के पूरे कस्टमर सर्विस को पहली बार इतने कम्प्रहेंसिव ढंग से, इतने विस्तारित ढंग से कस्टमर सर्विस पर आरबीआई ने बात की है। आरबीआई ने कहा है कि कस्टमर सर्विस का एक पूरा मॉडल बनाया जाना चाहिए, उसका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलाया जाना चाहिए, और बैंकर किसी भी अलग अलग आय वर्ग के व्यक्ति के हिसाब से अपनी सेवाओं में पक्षपात ना करें। जो भी व्यक्ति बैंक में आ रहा वो किसी भी आय वर्ग का है, उसे भी उतनी ही तरजीह दी जानी चाहिए। यानी आपकी दृष्टि से अगर आप सोचें, ग्राहकों की दृष्टि से सोचें, तो रिजर्व बैंक ने आपको एम्पावर कर दिया है। अब आपको अपने बैंक से ये सवाल पूछने हैं जाकर कि क्या वो आपको ये सुविधाएं, सेवाएं दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो रिजर्व बैंक के पास ओम्बुड्समैन की, लोकपाल की व्यवस्था भी है, जहां जाकर अपने बैंक से न मिलने वाली सेवाओं की शिकायत भी कर सकते हैं। इस व्यवस्था को लेकर भी आरबीआई ने, जो रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, इसको भी तेजी से आगे बढ़ाने और इसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा है। और इस तरीके का प्रोग्राम लाने की बात कही है कि जो ग्रीवियंस रिड्यूशल या शिकायतों के निस्तारण का ढांचा है वो भी चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा। तो यदि आपको आपका बैंक सही सेवा नहीं देता तो रिजर्व बैंक से शिकायत करने में बिल्कुल मत हिचकें। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने जिस तरह से डिजिटल लैंडिंग और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की निगरानी बढ़ाई है, उसी तरह P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म की भी निगरानी बढ़ा दी है। इस सिलसिले में रिजर्व बैंक ने मार्च और अप्रैल के दौरान कुछ सवालों के
जवाब मांगें। क्या पूछ रहा है सर P2P के मामले में रिजर्व बैंक? ये दो नई चीज़ें हैं जो हो रही हैं। एक जो मोबाइल वॉलेट है और दूसरा P2P लेंडिंग है। जो P2P लेंडिंग है मतलब जिसमें पार्टनरशिप मॉडल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कर्ज देता है। ऐसे कई ऐप भी आपके पास मौजूद हैं जिनमें P2P लेंडिंग के एग्रीगेटर्स काम कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पास थोड़ी पूंजी पड़ी है तो उसने दूसरे व्यक्ति को पूंजी दे दी। इस व्यवस्था में बहुत नुकसान भी हो रहा है, इस व्यवस्था में फ्रॉड और ठगी भी है। तो RBI ने यह कहा है कि P2P लेंडिंग के मॉडल्स तो ठीक हैं, लेकिन इनके लिए PPI के पूरे मॉडल्स की जाँच पड़ताल होनी चाहिए और इसके लिए उसने कई सारे सवाल मांगे हैं कि इसके पीछे किसकी पूंजी लगी हुई है, पूंजी के प्रमाण क्या हैं, KYC कैसे किया जाता है, इसके पीछे रिस्क कवरेज क्या है, डिफ़ॉल्ट होने पर कौन सी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी, ये जानने की कोशिश की है। और दूसरी एक और बात रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव में रखी है जो ज़रूरी हो सकती है आने वाले समय में, कि जो मोबाइल वॉलेट्स में पैसा रखते हैं, यानी आपके पास अगर कोई पेमेंट ऐप है और उसके वॉलेट में आप पैसा रखते हैं तो क्या वो वॉलेट का पैसा डिपॉजिट माना जाएगा, और अगर डिपॉजिट माना जाएगा तो उसे डिपॉजिट इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाएगा कि नहीं, ये देखने की बात होगी। फिलहाल अभी जो भारत सरकार का डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है वो केवल बैंक डिपॉजिट्स पर बीमा की सुविधा देता है। बाकी अगर आपके कहीं पेमेंट बैंक्स के पास डिपॉजिट हैं, आपके मोबाइल वॉलेट में रखे हुए डिपॉजिट्स हैं, इन डिपॉजिट्स पर बीमा की सुविधा नहीं मिलती है।